तेज सीरीज के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारी मैथ्स और रीजनिंग के जो लेक्चर सीरीज है उसके एक नए सेक्शन की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। दो सेक्शन हम पूरे कर चुके हैं, मेंटल एबिलिटी वाला और बेसिक न्यूमेरेसी वाला। ठीक है, आई होप आप सभी को काफी समझ में आ गया होगा उसमें और काफी आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे अगर आपने सारी क्लासें ली हैं और साथ में प्रैक्टिस की है तो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे इजी पोर्शन की ओर जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जहां पर आप शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स ले लेंगे बिना ज्यादा टेंशन के। और हर एक बच्चा चाहे उसको मैथ्स आती हो बचपन से नहीं आती हो उसके बाद भी ये वाला जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है और खास करके ये चार टॉपिक जो बनाने वाला हूं मैं आपको, जो कि स्टेटमेंट वाले आपने देखा होगा अगर पेपर, तो स्टेटमेंट वाले आते हैं। कैसे आता है, उसमें चार चीजें आती हैं उसमें सर। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन और पूर्व धारणा आती है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष आता है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कथन और कार्यवाही आती है। और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट यानी कथन और तर्क आते हैं। मान के चलिए चार सवाल, 3 से 4 सवाल इन चारों टॉपिक से आ जाते हैं और इतने इजी सवाल आते हैं कि आप बस 1 मिनट में आपने पढ़ा और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से प्लस जो हम थोड़े बहुत यहाँ पे आपको रूल्स पढ़ाएंगे इन सब चीजों के, उससे आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। देखो इन टॉपिक में क्या है, इशू क्या है, इशू ये है कि हम इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं इसको तो हम सीधे एग्जाम हॉल में ही जाके देख लेंगे, इजीली कर लेंगे। या फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने आज तक ध्यान भी नहीं दिया कि मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस में ये भी टॉपिक है, वो तो सीधे यही मानते हैं कि 15 क्वेश्चन हमारे लिए है ही नहीं। तो जो वो बच्चे हैं, प्लीज अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग के बाकी टॉपिक नहीं भी पढ़े तो एटलीस्ट ये क्लास तो जरूर कर लेना, जिससे कम से कम 3-4 क्लास तो हो जाए। वैसे तो मैं बोलूंगा सारी कर लो, क्योंकि 15 में से अगर बिल्कुल बेसिक भी नहीं है ना आपका, तब भी आप 10 क्वेश्चन तो कर लोगे सिर्फ इन क्लासेस के बेस पे और कुछ प्रैक्टिस के बेस पे। और बाकी ये 3-4 सवाल तो बहुत ही ईजी हैं, तो इग्नोरेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस टॉपिक के अंदर। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सर हमें जो है ना अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन और आर्ग्यूमेंट, इन सारे वर्ड्स के अंदर बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता होता। हम क्या करते हैं इन टॉपिक के अंदर, पढ़ते ही नहीं है कि सवाल आर्ग्यूमेंट का है, कि सवाल अजम्पशन का है, कि सवाल कंक्लूजन का है, और बस एक सिंगल माइंडसेट से हर सवाल को देखने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर एक वर्ड का अपना एक अलग मतलब है और हर एक वर्ड की अलग गाइडलाइंस है। हाँ, कुछ गाइडलाइंस कॉमन रहेंगी वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हर एक वर्ड की कुछ अलग गाइडलाइंस है। हर एक वर्ड का जो अलग मतलब है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवालों की प्रैक्टिस तो हम कर ही लेंगे, लेकिन प्लीज आप इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि इस वर्ड का मतलब क्या है। दूसरा, इस चैप्टर के रिलेटेड जो नोट्स में बात कर रहा हूं, जो गाइडलाइंस है और जो क्वेश्चंस है, उसका पीडीएफ वो पता है कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज उसको आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, क्योंकि वो गाइडलाइंस उसमें सारी लिखी हुई हैं और साथ में क्वेश्चंस भी हैं। तो एक बार पढ़ते ही ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी पहले लेक्चर नंबर 18 में हम दो चीजों की बात करेंगे, स्टेटमेंट और अजम्पशन यानी कि पूर्व धारणा की, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की। अब आप लोग बोलेंगे सर सिलेबस में तो स्टेटमेंट और अजम्पशन के बाद जो है वो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, तो आपने कंक्लूजन क्यों लिया पहले? तो समझ बताता हूं क्यों। क्योंकि ये दोनों वर्ड है ना आपके, अजम्पशन और कंक्लूजन, इन दोनों में रिलेशन है आपस में। इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे ना आप तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कंपेयर कैसे करना है, पहले हम दोनों को एक एक करके मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कंपैरिजन इन दोनों में कैसे है। ठीक है, यानी कि सेम सवाल में अगर ऊपर अजम्पशन है तो कोई स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ऊपर कंक्लूजन है तो वही स्टेटमेंट सेम सवाल में गलत हो जाती है। सिमिलरली वाइस वर्सा, कि अगर ऊपर कंक्लूजन है तो वो ठीक हो जाती है और अगर अजम्पशन है तो गलत हो जाती है। इसलिए इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं अजम्पशन की। अजम्पशन यानी कि पूर्व धारणा। अब वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या आएगा, तो कोई भी चीज है उसको देख के हम अपने माइंड में जो एक उसकी इमेज बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं। ठीक है, वो पूर्व धारणा है, नॉर्मल टर्म्स में बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एकदम मैं टेक्निकली बात करूं तो मुझे एक बात बताओ कि पूर्व धारणा का मतलब ये नहीं है क्या, एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। जब आप किसी चीज के बारे में धारणा बना रहे हो तो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। आपके पास जो ऑलरेडी ज्ञान है उसको देखकर आप धारणा बना लेते हो कि अच्छा हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो सकता है। यानी कि आपने एक धारणा बना ली देखते ही, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। सपोज दैट कोई व्यक्ति है, अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, कटे फटे कपड़े पहन रखे हैं, तो उसको आप देख के धारणा बना लेते हो मन में कि यार ये तो है लो इनकम कैटेगरी से होगा, चाहे आपने उसका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न चेक नहीं करी है,
लेकिन आपने सिर्फ धारणा बना ली बिना कोई प्रूफ के कि यार ये दिखने में ऐसा है और मेरे पास ये नॉलेज है कि ऐसे कपड़े लो इनकम ग्रुप के लोग पहनते हैं, इसलिए उसी ग्रुप से होगा। तो क्या है, हमने बिना कोई प्रूफ के धारणा बना ली। तो सिंपल सी बात क्या है कि हमें स्टेटमेंट में प्रूफ की नीड नहीं होगी, यानी कि एक लिबरल व्यू आपको मैं दे रहा हूं, जब भी आपको धारणा बना रही है तो बिना प्रूफ के आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है पूर्व धारणा के क्वेश्चन में, इस बेसिक बात को समझने के बाद कि हमें प्रूफ की नीड नहीं होती। पहली चीज क्या, जैसे ही किसी धारणा वाले स्टेटमेंट में, पूर्व धारणा के स्टेटमेंट में आपको एक्सट्रीम वर्ड्स दिख जाएं, एक्सट्रीम वर्ड्स मतलब ओनली, मतलब इमीडिएटली, मतलब बेस्ट, मतलब हिंदी में बोलूं तो केवल, एकमात्र, तुरंत, या फिर किसी भी समस्या का या कोई भी स्टेटमेंट का अगर वो एकमात्र समाधान प्रदर्शित करेगा तो सामान्यतः वह पूर्व धारणा गलत होगी। क्योंकि जब भी आप पूर्व धारणा बना रहे हो तो आप ऐसे नहीं बोलते कि ये ऐसे ही होगा, केवल यही तरीका है, ऐसे बोल रहे हो तो पूर्व धारणा गलत है। पूर्व धारणा में हमेशा क्या होता है, होने और ना होने दोनों की प्रवृत्ति होती है। तो कहीं पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए तो 99.99% केस में वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होगा। सिर्फ 0.1% केस में जहां पर आपके स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं उस पूर्व धारणा को ओनली वाली कंडीशन में ट्रू करने के लिए, वही ये ओनली वाली चीज ठीक हो सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे ही पूर्व धारणा के स्टेटमेंट ने मुझे एकमात्र, केवल या केवल यही तरीका है, ये तो सर्वोत्तम तरीका है, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा तो वो पूर्व धारणा गलत होगी। ठीक है, इस बात को याद कर लेना एकदम। क्योंकि क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी पूर्व धारणा सही है, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि हम गलत को पकड़ लें। गलत को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही को ढूंढने से ज्यादा। ठीक है ना। चलिए, पहला बात समझ में आ गई कि अगर ओनली, इमीडिएटली, बेस्ट, एकमात्र समाधान प्रदर्शित करने वाले केवल एकमात्र ऐसे एक्सट्रीम वर्ड होंगे, वो पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। दूसरी बात अब पॉजिटिव सेंस में समझ लेते हैं। जब कथन में कोई सलाह, परामर्श, प्रभाव या परिणाम हो, यहां पर देखिए परिणाम वर्ड पे मैं गोला कर रहा हूं क्योंकि इसके बारे में ना मैं बात करूंगा अभी आगे। ठीक है, प्रभाव, परिणाम हो और पूर्व धारणा उससे सीधे रूप से संबंधित हो तो सामान्यतः वह पूर्व धारणा सही होगी। इस बात को बहुत ध्यान रखना, सीधे रूप से संबंधित हो मतलब क्या, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कोई परामर्श है, कोई प्रभाव इस आपके पूर्व धारणा में दिया हुआ है, कोई सलाह दी हुई और डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, और परिणाम के बाद में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि परिणाम को अभी हम पढ़ेंगे लास्ट वाले में कि परिणाम को कैसे देखना है। अगर किसी चीज का रिजल्ट दिया हुआ है तो हमें उसको पूर्व धारणा में कैसे इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर कोई स्टेटमेंट है उससे डायरेक्टली रिलेटेड कोई और बात लिखी हुई है, सलाह, परामर्श, प्रभाव, तो उसको आपको ठीक मानना है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी पूर्व धारणा है जिसका कथन से कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई स्ट्रेट लेना देना है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अदरवाइज अगर डायरेक्टली कोई बात रिलेटेड है तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पूर्व धारणा में सही होने की प्रवृत्ति अधिक होती है किसी भी स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि धारणा आप इजीली बना सकते हो बिना कोई प्रूफ के। बस एक बात कि ओनली, इमीडिएटली और बेस्ट ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है कोई चीज तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही अलग बात कर रही है जो स्टेटमेंट में नहीं दी हुई तो गलत हो जाएगी। अब यहां देखो आप, लास्ट परिणाम वाली बात है। ठीक है, और यहीं पर कंक्लूजन से पूर्व धारणा यानी कि अजम्पशन का कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। बात को समझो, मैंने मान लो बोल दिया a प्लस बी होता है, मैं एकदम मैथमेटिकल भाषा में समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया a से b होता है और आपके स्टेटमेंट में ही ये दिख रहा है कि a प्लस बी बराबर c होता है, आपके स्टेटमेंट में ये चीज दिख रही है परिणाम, तो अगर उस परिणाम से रिलेटेड पूर्व धारणा है तब तो वो सही होगी। स्टेटमेंट में कोई चीज दिख रहा है, परिणाम एग्जैक्टली दिख रहा है, तब वो पूर्व धारणा सही होगी। लेकिन a प्लस बी ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आपको अपनी नॉलेज से पता है कि सर a प्लस बी बराबर सी होता है, पर स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट में डायरेक्टली वो चीज नहीं दी हुई। मतलब मैं ये मैथमेटिकल भाषा में बता रहा हूं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि a और b लिखा हुआ है, नहीं, मतलब कोई दो चीजें होने से ये तीसरी चीज होती है। ये स्टेटमेंट में अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है तो वैसी पूर्व धारणा जो इस परिणाम को बता रही है वो ठीक होगी। लेकिन अगर a प्लस बी दिया हुआ है, c आपको नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको अपनी नॉलेज से, अपनी जीएस की नॉलेज से पता है, ऐसे केस में पूर्व धारणा नहीं होती।
यानी पूर्व धारणा ऐसे केस में गलत होती है, लेकिन ऐसे केस में कंक्लूजन ठीक होता है। यानी कि दो चीजों को लेकर आप अपने से जोड़ के एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हो, लेकिन पूर्व धारणा नहीं बना सकते। जब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लो, अगर कोई तीसरा निष्कर्ष में निकाल रहा हूं, किसी रिजल्ट पे मैं पहुंच रहा हूं जो स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ, तो पूर्व धारणा गलत होती है। सिर्फ अगर स्टेटमेंट में वो चीज होगी, डायरेक्टली एकदम रिलेटेड, एकदम चीखते चिल्लाते हुए बोल रही होगी, तभी आप पूर्व धारणा बना सकते हो अपने से वो तीसरा रिजल्ट। और वो लैंग्वेज भी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे पता पड़ता है कि ये रिजल्ट की लैंग्वेज है और कैसे पता पड़ता है कि ये पॉसिबिलिटी की लैंग्वेज है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी पूर्व धारणा के बारे में, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखते ही गोली मार दो उसको कि वो तो गलत है, डायरेक्ट रिलेटेड है तो सही है, एकदम अलग बात कर रहा है तो नहीं है, रिजल्ट की बात कर रहा है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट की बात कर रहा है, तब वो गलत हो जाएगा, और वो चीज अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई तो। चलिए अब सवालों से समझते हैं कि पूर्व धारणा के सवाल कैसे आते हैं और कैसे इसमें हमें प्रोसेस करना होता है। ठीक है, आपको वो एक कथन देगा, उस कथन को आपको ठीक मानना है, और वही आपका स्कोप है। ठीक है, इस स्कोप पे रहते हुए सवाल को सॉल्व करना है, इस कथन से ज्यादा बाहर नहीं जाना। कथन है, स्थानीय सरकार ने सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के लिए वित्त पोषण हेतु पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे पेट्रोल और डीजल पे। क्यों? क्योंकि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग करनी है सर। ठीक है, अब इस पे इसने पूर्व धारणा क्या बनाई कि ईंधन पर करों में वृद्धि से सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा। अभी डायरेक्टली रिलेटेड बात है कि भाई वो पब्लिक फंडिंग के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है, और जैसे ही आप टैक्स बढ़ाओगे तो आपको सुधार के लिए पर्याप्त राजस्व मिल जाएगा, आप ये पूर्व धारणा बना दोगे, बिल्कुल स्ट्रेट संबंधित है। जैसे ही आप सेकंड लाइन पढ़ोगे कि जनता सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अधिक उपयोग केवल, ये आ गया मेरा कैची वर्ड, केवल एक्सट्रीम वर्ड आ गया, का उपयोग केवल तभी करेगी जब इसमें सुधार किया जाएगा। हमें क्या बोल रहा है कि जनता केवल तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगी क्या जब इसमें सुधार किया जाएगा, इसके बिना करेगी ही नहीं। नहीं, तो केवल आते ही, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते ही आप क्या बोल दोगे, सर ये गलत है, और ये तो वैसे भी गलत आपको दिख ही रहा है कि जनता तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेगी ही, चाहे उसमें आप सुधार करो या नहीं करो। अगर इवन ये इसका मतलब जैसे इंग्लिश में ये भी निकल रहा है कि पब्लिक विल ओनली यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मोर, चलो अगर हम वृद्धि की भी बात कर लें कि वो अपने यूज में वृद्धि करेगी, क्या केवल तभी वृद्धि करेगी जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करोगे? नहीं, और भी रीजंस हो सकते हैं कि आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मोड को हो सकता है डिमोट करो, हो सकता है कि आप कुछ और प्रयास करो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार की जरूरत नहीं है ना, और भी तो कुछ कर सकते हो जिससे ये हो सकता है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, और पॉसिबिलिटी में तो ओनली आते ही वैसे ही आपको कट कर देना है। यानी इसमें पहली पूर्व धारणा क्या है, ठीक है, और दूसरी पूर्व धारणा आपकी गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप खुद वीडियो को पॉज करो, क्योंकि ये चीज इजी है और आपने गाइडलाइन समझ ही ली है, और करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप आपने एक सवाल करने का ट्राई किया होगा। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक प्रमुख स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करा है। यानी कि एक लीडिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक नेशन वाइड कैंपेन चालू करा है जिससे कि लोग स्मोकिंग को छोड़ें। ठीक है, समझ में आ गई। पूर्व धारणा एक, लोग धूम्रपान के खतरे से अवगत हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लोग ऑलरेडी पूर्व धूम्रपान के खतरे से अवगत होते, अगर उनको पता होता, अवेयर होते वो, तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती? यानी क्या कर रहा है, एकदम अपोजिट बात कर रहा है सर, कि लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। अरे लोग ऑलरेडी अवेयर होते तो इसको कैंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। यानी ये पूर्व धारणा गलत है, एकदम उल्टी बात कर रही है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। पूर्व धारणा दो क्या है, यह अभियान लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करने में सफल होगा। अब यहां मैं आपको समझाऊंगा रिजल्ट वाली बात जो मैं कह रहा था। अब देखो, किसी ने अभियान चलाया है, उस अभियान में वो सफल ही होगा, ये देखो होगा, क्या बोल रहा है, एकदम एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी, एकदम जोड़ देके बोल रहा है कि ऐसा होगा ही होगा। तो क्या होगा, मतलब ये रिजल्ट की बात कर रहा है और एकदम एक्सट्रीम वर्ड्स में बात कर रहा है। तो यानी कि जो रिजल्ट इसमें नहीं दिया हुआ, एक्सट्रीम तरफ से, अपनी तरफ से बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दोनों पूर्व धारणा क्या है, गलत है। अब आप एक बात समझो, अगर मैं यहां पे हटाऊं कि यह अभियान लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करने में सहायक होगा,
सफल हो जा की जगह मैंने वर्ड लगा दिया सहायक होगा। अब बताओ, अब क्या कर दिया इसने, लैंग्वेज को थोड़ा सा कम कर दिया कि हाँ सहायक तो होगा ही यार, मतलब कुछ तो जरूर हेल्प करेगा। तो क्या करोगे, इस चीज में आप पूर्व धारणा को सही मान सकते हो, लेकिन वो सफल ही होगा, सक्सेसफुल ही होगा। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम बात हो गई और एकदम करने की बात, एकदम उसको एंड रिजल्ट पहुंचाने की बात हो गई। और सिंपल बात, मान लो सफल भी यूज करते ले और यहां पर होगा की जगह लगा दे हो सकता है। अब उसने क्या बता दी, पॉसिबिलिटी बता दी सर, उसने रिजल्ट नहीं बताया, उसने पॉसिबिलिटी बता दी, हाँ यार ऐसा हो सकता है कि ये सफल हो जाए। तो अभी भी ये पूर्ण धारणा क्या हो जाती, ठीक हो जाती। लेकिन जैसे ही इसने एकदम एक्सट्रीम कर दिया कि होगा ही होगा सफल, वहां पर ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब अगला स्टेटमेंट है, उसको आप वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए अब हम करते हैं। कथन क्या है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह जानकारी सिगरेट के पैकेट पर दी गई है क्योंकि, अब यहां पर यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि, ठीक है, धारणा, यानी कि आपको रीजंस की बात करनी है सीधे के सीधे, कि जब सरकार ने सिगरेट के पैकेट पर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ये लिखा है, तो क्या सोच के लिखा है। ठीक है, अगर मैं इस क्योंकि को हटा दूंगा ना, तो ये सवाल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब हम सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात करेंगे कि ये स्टेटमेंट कितना प्रभावी है अपने आप में। लेकिन यहां पर जैसे ही मैंने क्योंकि लगा दिया, ठीक है, मतलब क्या है कि आप सरकार या फिर जिसने भी ये चीज की है उसके उसके मन की मंशा जानने की बात कर रहे हो कि उसने क्या सोच के ये चीज करी है। ठीक है, तो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट, लोग सिगरेट के पैकेट पर दी गई जानकारी पढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सरकार ने जब ये चीज की होगी तो क्या ये सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा कि लोग ये जानकारी आप चाहे आपको लगता हो यार कोई नहीं पढ़ता वढ़ता, कोई ध्यान नहीं देता, वो बात सही है आपकी। जैसे ही मैं क्योंकि हटा दूंगा तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे कि हाँ सर लोग जानकारी नहीं पढ़ते हैं, इसको काट दो। लेकिन क्योंकि यानी जिसने ये बनाया है उसके मन की बात ये जानना चाह रहा है, उसके पूर्व धारणा की बात जानना चाह रहा है, उस चीज में ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये सोच के ही तो लागू किया है कि लोग ये जानकारी पढ़ते होंगे। ठीक है, बहुत से लोग सिगरेट के पैकेट पर दी गई चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं। अब ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा सिर्फ इस क्यों की वर्ड की वजह से, क्योंकि सरकार ने यही चीज सोचकर ही इस चीज को लागू किया है, यही पूर्व धारणा बना के लागू किया है कि लोग इस जानकारी को पढ़ते भी हैं और बहुत से लोग इसमें गंभीरता से भी लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बहुत से की जगह सभी लगा दूं तो फिर ये क्योंकि के बाद भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये तो नहीं सोचा कि सब लोग पढ़ते हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम पूर्व धारणा हो गई। एक्सट्रीम केस में तो आप काट दोगे, लेकिन बहुत से लोग कहने पर एक जनरल बात बता रहा है, और क्योंकि यहां पर क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए रीजंस की बात कर रहा है, जिसने ये चीज बनाई है उसके मन में क्या चल रहा होगा। तो उसके मन में यही पूर्व धारणा चल रही थी कि लोग ये चीज पढ़ते होंगे और बहुत से लोग इसको चेतावनी को गंभीरता से भी लेते होंगे। ठीक है, तो एक एक वर्ड पे ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए अब अगला सवाल, ये थोड़ा सा आप इजीली पकड़ लोगे, मतलब इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप अपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। समझते हैं क्या बोल रहा है। बढ़ती खाद्य बर्बादी को रोकने के लिए एक नगर सरकार ने अतिरिक्त भोजन फेंकने वाले रेस्टोरेंट्स पर जुर्माना लगाया है। मतलब क्या है कि जो फूड वेस्टेज बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए एक सिटी गवर्नमेंट है, मतलब जो नगर निगम वगैरह होते हैं, इन्होंने जो है फाइन लगाया है रेस्टोरेंट पर जो कि ज्यादा खाना फेंक रहे हैं। चलो आपको समझ में आ गई बात क्या है, आप समझते हैं अजम्पशंस क्या है। हाँ आप देखो, इंग्लिश में ये अजम्पशन लिखेगा, हिंदी में ये मान्यताएं भी लिख सकता है और पूर्व धारणाएं भी लिख सकता है। तो इंग्लिश टर्म हमेशा याद रखना। मान्यता देख के आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ये कौन सा वाला सवाल है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। नहीं, इंग्लिश में अजम्पशंस है और इंग्लिश वाला टर्म 99% केस में सही यूज होगा। ठीक है, तो पूर्व धारणा या मान्यता जो बनाई स्टेटमेंट पर कि नियामक उपाय व्यवसायों को बेहतर खाद्य प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। पहली बात आपने पढ़ा कर सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटीज की ही बात कर रहा है, एंड रिजल्ट की बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात क्या कि नियामक उपाय व्यवसाय बेहतर खाद्य प्रबंधन बढ़ाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी के ऊपर फाइन लगाओगे तो वो प्रमोट तो होंगे ना कि यार इससे मुझे बचना है और मुझे अब खाना नहीं फेंकना है। यानी बिल्कुल सिंपल बात है, डायरेक्टली रिलेटेड है, कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, कर सकते हैं वर्ड यूज किया है। अब आ जाओ, दिख गया आपको आपका दोस्त, केवल बिना पढ़े भी काट सकते हो लेकिन ऐसा नहीं करना, स्टेटमेंट पढ़ना है।
केवल रेस्टोरेंट को दंडित करने से शहर में खाद्य बर्बादी में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। क्या हो जाएगा ऐसा? केवल रेस्टोरेंट्स को अगर आपने फाइन लगा दिया तो फूड वेस्टेज कम हो जाएगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम केस है तो गलत, यानी पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। ये इससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के स्टेटमेंट सही होते हैं और किस तरह गलत होते हैं पूर्व धारणा के अंदर। चलिए अब बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पूर्व धारणा क्या है, उसके रूल्स क्या है, वो हमने पढ़ लिए, कुछ एग्जांपल्स जिससे उन रूल को हमने प्रैक्टिकली समझ लिया। हाँ, एक बात और स्टार्टिंग में करना रह गई कि इस टॉपिक में एक इशू और क्या है। एक इशू और ये है कि इस टॉपिक की आंसर की में ना बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शंस हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लो मैंने ये सिगरेट वाली ही बात करी, इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानेंगे कि सर फर्स्ट और सेकंड उनके लिए दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जनरल पूर्वधारणा ऐसा कहती है। लेकिन क्या होता है, कई बार हमें टेक्निकलिटीज में जाना पड़ता है, ठीक है। तो आरपीएससी कभी भी जब इस चीज के अंतर की बनाती है ना, तो वो रूल्स को देख के बनाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा कि कुछ सवालों के आंसर की में डिस्प्यूट हो सकता है, तो हमें उस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, इसके आंसर की में कुछ दाएं में जा सकता है। तो अगर चार में से एक आधा सवाल इस चीज की वजह से गलत हो रहा है कि आरपीएससी ने आंसर की ही गलत दी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अपने रूल्स पर बने रहना है, हमें अपनी प्रैक्टिस पे बने रहना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे रूल्स की वजह से एक बहुत सही दिखता हुआ स्टेटमेंट भी आरपीएससी ने गलत माना था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अब समझ लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। अभी आपको ये वर्ड सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि मतलब सारे फैक्ट्स हमने अध्ययन कर लिए, सब चीजें देख ली, उसके बाद हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे, तो वो क्या होगा? कंक्लूजन होगा। यानी कंक्लूजन के अंदर हो सकता है ऐसी बातें नहीं होंगी। कंक्लूजन में होगा ये फैक्ट है, इसकी वजह से ये हो रहा है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक लॉजिकल ओपिनियन है ये, और जजमेंट है आपका कि किसी चीज को लेकर क्या है आपका, ये जजमेंट है या फिर लॉजिकल ओपिनियन है। तर्क के आधार पर करते हो, तर्क और तथ्यों के आधार पर आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो, वो होता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि स्टेटमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करनी चाहिए वो बात, ठीक है। डायरेक्टली वो बात क्या करनी चाहिए? सपोर्ट करनी चाहिए कि गद्यांश किसी मुख्य बिंदु को पुनः प्रस्तुत करता है, ठीक है। प्रत्यक्ष समझते होना चाहिए। लॉजिकल एक्सटेंशन, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन यानी कि कोई बात अगर स्टेटमेंट में नहीं भी दी हुई लेकिन उसका एक्सटेंशन लॉजिकल है, यानी कि आप अपनी नॉलेज से, वही बात मैंने बोला शुरू में कि a प्लस बी दिया हुआ है और आपको आपकी नॉलेज से पता है कि इसका मतलब c होता है, तो आपको इतनी लिबर्टी कंक्लूजन में मिलती है कि आप a और b को देखकर c तक पहुंच सको, चाहे डायरेक्टली वो बात नहीं दी हुई है, लेकिन ये एक्सटेंशन जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि a प्लस बी बराबर सर c, c प्लस से d होता है, उससे e, हमने ऐसे जोड़ के आगे कुछ सोच लिया, नहीं, इतना भी आगे नहीं जाना है, ठीक है। ज्यादा भी आगे तक नहीं जाना है कि हमने सर इसका मतलब ये होता है, इससे ये होता है, इसलिए हमने सही मान लिया इसको, ऐसे तो सब कुछ जुड़ जाएगा। लॉजिकल एक्सटेंशन होना चाहिए जो सीधे तौर पर उस जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसका रिजल्ट की बात करता हो, ठीक है। चलिए आगे है कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये देखना क्या होता है अगर निष्कर्ष सीधे रूप से खंडन कर दे। मान लो स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बातें दी हुई हैं जिससे आप एग्री नहीं करते, और कंक्लूजन के अंदर आपका वाला व्यू पॉइंट ही दिया हुआ है कि हाँ, मान लो उसने स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बात कह दी, सपोज दैट उसने स्टेटमेंट में कह दिया कॉफी पीना अच्छा होता है, कॉफी पीना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं, कॉफी पीना अच्छी बात नहीं है सर, इससे बीपी बढ़ता है, ये आपका व्यू पॉइंट है। और उसने कंक्लूजन में लिख दिया ये बात कि भाई कॉफी से बीपी बढ़ता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप उसको सही मानोगे क्या? जी नहीं। आपको अपना व्यू पॉइंट नहीं देना है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, जिस टोन में स्टेटमेंट है, जिस व्यू पॉइंट में स्टेटमेंट है, उस व्यू पॉइंट को लेते हुए ही कंक्लूजन होना चाहिए। उसके अगेंस्ट या उल्टी बात करता हुआ कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका अपना व्यू पॉइंट हो, ठीक है। तो आपको अपने व्यू पॉइंट को साइड में रखना है, जो स्टेटमेंट का टोन है, जो स्टेटमेंट का मतलब जिस और वो बात कर रहा है, जो व्यू पॉइंट वो लेके चल रहा है, उसी बात को आपको लेके चलना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या? अनसपोर्टेड और एक्सटर्नल बातें आपको अवॉइड करनी है। एक्सटर्नल बातें मतलब एकदम जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे बाहर की बातें कुछ हो रही हैं, ठीक है। मान लो अगर वो क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर रिलेशन की बात कर रहा है स्टेटमेंट के अंदर,
तो कंक्लूजन के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि सर जो विकसित देश हैं वो लोग फंडिंग नहीं कर रहे। बात आपकी ठीक है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात है वो, लेकिन जो हमारे स्टेटमेंट्स का स्कोप है उसके बाहर नहीं जाना हमें। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर रिलेशन है तो रिन्यूएबल, अगर उसने पॉजिटिव रिलेशन दे रखा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को जब हम बढ़ाएंगे तो क्लाइमेट चेंज हमारा कम हो जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो कि हाँ सर क्लाइमेट चेंज को कम करने की आवश्यकता है, कि हाँ क्योंकि वो उस चीज को लेके चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कम करना है। लेकिन कोई तीसरी बात नहीं उठानी, चाहे आपको पता है कि हाँ ये इशू चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे कि विकसित और विकासशील देशों वाला इशू चल रहा है, लेकिन उस चीज को हमें स्टेटमेंट से बाहर जाके नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ सवाल जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो कंक्लूजन में बस 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि लॉजिकल एक्सटेंशन की आपको अनुमति होती है, ठीक है, डायरेक्टली सपोर्टेड बातें करनी है, उल्टी बात बिल्कुल नहीं करनी, चाहे वो आपके व्यू पॉइंट से मैच करती हो तब भी नहीं करनी, ठीक है, और चीजों से स्कोप से बाहर नहीं जाओ। चलिए सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट है केवल अमीर लोग ही हवाई यात्रा का खर्च उठा सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के बोलोगे अरे सर ऐसी कोई बात नहीं, हम तो मिडिल क्लास में हम भी जाते हैं फ्लाइट में। कोई बात नहीं है, आपका व्यू पॉइंट हो सकता है। स्टेटमेंट ने सिंपल बात बोली है कि जो अमीर लोग हैं वो ही हवाई यात्रा का खर्च उठा सकते हैं, आपको इस बात को मानना है। अब इसने बोला कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, बीमार पड़ने वाले कुछ लोगों को इलाज की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब एकदम आपको लगेगा यार क्या वेग सी बातें हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, तो आपको सच मानना है इन बातों को, ठीक है। अगर हवाई यात्रा आप कर रहे हो मतलब अमीर लोग ही खर्चा कर सकते हैं, और जो लोग हवाई यात्रा करेंगे उसमें कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, और जो बीमार होंगे उनमें से कुछ लोगों को इलाज की आवश्यकता है। अब समझते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, सभी अमीर लोग हवाई यात्रा करते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि सभी अमीर लोग यात्रा करेंगे? नहीं, वो ये कह रहा है कि हवाई यात्रा का खर्च आप उठा सकते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग यात्रा करेंगे ही करेंगे। हवाई यात्रा करने वाले बीमार पड़ जाते हैं, गलत है, साफ ही दिख रहा है, वो कह रहा है कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, सब लोग बीमार नहीं पड़ते। सभी अमीर लोग बीमार पड़ जाते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमीर लोग यात्रा कर सकते हैं और हवाई यात्रा करने वाले कुछ लोग ही बीमार पड़ते हैं। डी देखना आप जरा, हवाई यात्रा करने वाले सभी लोग अमीर होते हैं। हाँ, अब ये हुई ना बात, क्यों हुई? क्योंकि जो हवाई यात्रा का खर्च उठा पा रहा है वो कौन उठा पा रहा है? सिर्फ अमीर लोग उठा पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हवाई यात्रा करने वाले सभी लोग क्या होते हैं? अमीर होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए, हाँ एक और बात इसमें शायद लिखना रह गई है और मैं बता देता हूं आपको कि कंक्लूजन वाले सवाल के अंदर ना हमने जो वेन डायग्राम में सीखा था ना, वो वाला कंसेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं अगर उस टाइप की लैंग्वेज लिखी हुई है तो, ठीक है। अगर जैसे ऐसी लैंग्वेज है ना कि सम ए आर बी वाली, ऑल ए आर बी वाली अगर लैंग्वेज है स्टेटमेंट्स के अंदर, तो हम अपने वेन डायग्राम को भी यूज कर सकते हैं और मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये बात और यहां लिख देना आप कि वेन डायग्राम भी आप यूज कर सकते हो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सवालों के अंदर। चलिए, ये पहला सवाल तो समझ में आएगी आपको, आसान सा सवाल था। चलो अब अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए, क्या कह रहा है भाई? स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट जमा कराते समय शिक्षक ने अरुणा को उसके सहपाठियों के सामने डांटा। अब यार ये क्या बात हो गई कि टीचर ने अरुणा को डांट दिया प्रोजेक्ट जमा कराते हुए। अब क्या इससे आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या? पहला निष्कर्ष है कि अरुणा अपनी अन्य सहपाठियों जितनी लोकप्रिय नहीं है। अब क्या एकदम वेग बात है? स्टेटमेंट से कोई लेने देना है इसका कि कोई फेमस है तो उसको नहीं डांटेंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, तो गलत। शिक्षक को अरुणा पसंद नहीं है। अब पर्सनल कैपेसिटी में आप ये सोच सकते हो कि यार टीचर उसी को डांटता है जो उसको पसंद नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता ना। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, टीचर के लिए सब स्टूडेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैंने ये क्यों डाला है ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है जिससे आपको पता पड़े कि वेग स्टेटमेंट हमें कैसे ढूंढने हैं निष्कर्ष में। मैंने पहले भी यही कहा था कि इस टॉपिक के अंदर सही स्टेटमेंट ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गलत स्टेटमेंट की पहचान कर सकें। गलत स्टेटमेंट आपको पहचानना आने चाहिए कि अगर कोई बात लिखी हुई है और उसके संबंध में बहुत ही वेग सी बातें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली इससे, कोई ऐसा जनरलाइज नहीं होती ऐसी चीजें, तो उसको आपका करना है गलत मानना है। चलिए अगला सवाल, अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सॉल्व करने का ट्राई किया होगा आपने। क्या कह रहा है? तंजावुर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु कहते हैं।
तंजावुर को। अब आपने जीएस वगैरह में पढ़ा होगा कि कोई भी क्षेत्र को अगर हम राइस बाउल कहते हैं, इसका मतलब है कि वहां पर राइस की अच्छी खासी पैदावार होती है। ठीक है, पहला निष्कर्ष पढ़ना जरा। चावल केवल तंजावुर में उत्पादित होते हैं। क्या आप ये बोल सकते हो कि क्योंकि वो एक राइस बाउल है इसलिए वहीं चावल होते हैं और कहीं होते ही नहीं है? भाई एकदम गलत बात है। पहली बात तो वही हमारा दोस्त केवल आ गया। ये केवल हमारा दोस्त केवल पूर्व धारणा में नहीं है, हर टॉपिक के अंदर, हर टॉपिक के अंदर है, हर स्टेटमेंट के अंदर है। केवल आते ही आपको एकदम अटेंटिव हो जाना है कि क्या स्टेटमेंट में ऐसी बातें हैं जिससे कि ये 100% ट्रू हो जाएगा। नहीं, स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है। राइस बाउल होने का मतलब है वहां पर राइस की पैदावार अच्छी होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं और नहीं होती, कहीं और भी हो सकती है। तो केवल तंजावुर में उत्पादित तो गलती हो गया। चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है। ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हो कि तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल जो है वो चावल हो सकती है, क्योंकि चावल का उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेटेड बात है, तो क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। चलिए अगला स्टेटमेंट, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। ये वही वाला है, कॉफी वाला जो मैं कह रहा था आपको, बस इससे जस्ट अलग बात कर रहा है। चलिए करते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रतिदिन 2 बार कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। मतलब आपको प्रतिदिन 2 बार कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। तो क्या इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि कॉफी एक स्वास्थ्यवर्धक पेय हो सकता है? जी हाँ सर, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि आपको कोई सलाह दे रहा है कि 2 बार कॉफी पियो यार, मतलब कॉफी एक स्वास्थ्यवर्धक पेय जरूर हो सकता है, इसलिए ही लोग आपको सलाह दे रहे हैं। ये इसका पहले बता दूं, आप हो सकता है वाले जो हैं वो निष्कर्ष भी हो सकते हैं और पूर्व धारणा भी हो सकती है। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में ये स्टेटमेंट आपका ठीक होगा। सेम पिछले वाले सवाल में भी ऐसा था, हो सकता वाली लैंग्वेज जब है तो उसका निष्कर्ष भी ठीक हो सकता है। मतलब वो निष्कर्ष के मामले में भी बात सही मानी जाती है और पूर्व धारणा के मामले में भी बात सही मानी जाती है। चलिए पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखना जरा, कॉफी चाय से अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। अब बताओ आप, क्या स्टेटमेंट में कहीं चाय से कंपैरिजन था कि प्रतिदिन 2 बार कॉफी पियो पर चाय मत पियो, ऐसा कहीं लिखा हुआ था? नहीं, चाय की कोई बात ही नहीं थी। तो दूसरी बात आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट के अंदर। अगर कोई चीज स्टेटमेंट में नहीं है तो अपने मन से आप ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते। पर्सनल लेवल पे हो सकता है आप इस चीज को मानते हो कि कॉफी बेटर है कि चाय बेटर है, कुछ भी बेटर आप मान सकते हो, लेकिन जब तक स्टेटमेंट में कोई कंपैरिजन नहीं है आप कंक्लूजन में कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यूपीएससी सीसेट का आया हुआ सवाल है, तो इसको आप करने का ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। उसमें आपको एक नया कंसेप्ट समझने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन का कंसेप्ट कंक्लूजन के अंदर। चलिए आई होप सवाल किया होगा आपने। क्या बोल रहा है कि अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, यानी कि गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट, लेकिन संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब अगर गुड वॉइस है तो दैट इज नेचुरल गिफ्ट फॉर यू, लेकिन अगर आपको इंप्रूव करना है और एक्सेल करना है म्यूजिक के फील्ड में तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यानी दोनों बातें कर रहा है ये। अब पहला स्टेटमेंट समझना और यही क्वेश्चन की जान है। प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। अब ये स्टेटमेंट समझना एकदम ध्यान से। इसने बोला कि अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, प्रैक्टिस आपको करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं कंक्लूजन में जनरलाइजेशन, सामान्यकरण करना। और कंक्लूजन में ये सामान्यकरण सही होता है अगर एकदम डायरेक्टली बात की हुई है। तो आप ये कह सकते हो सर कि ये तो केवल अच्छी आवाज की ही बात कर रहा था और ये सारे प्राकृतिक उपहारों की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी सर जो ये स्टेटमेंट है बहुत ही पॉजिटिव टोन के अंदर है और ये ऐसा बता रहा है कि जितने भी प्राकृतिक उपहार होते हैं उन सभी के लिए क्या होती है, देखभाल की आवश्यकता होती है। तो कंक्लूजन में मैंने कहा था थोड़ा सा आप लॉजिकल एक्सटेंशन दे सकते हो, तो वही लॉजिकल एक्सटेंशन होता है सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण अगर एकदम सेम बात है तो किया जा सकता है। अगर मैं यहां पर प्राकृतिक उपहार की जगह लिख दूं कि हर कला में, तब वो बात गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर संगीत जो है वो सेंटर में नहीं है, यहां सेंटर में है अच्छी आवाज जो कि एक प्राकृतिक उपहार है। ठीक है, तो हर प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। अब सेकंड देखो,
भले ही किसी की आवाज अच्छी नहीं हो फिर भी अभ्यास किया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छी आवाज नहीं होने के बारे में कुछ बात करी है क्या स्टेटमेंट में? नहीं, कोई बात ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये बात कर रहा है कि अच्छी आवाज प्राकृतिक उपहार है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो आवाज बुरी है उसके बारे में कोई बात ही नहीं है हमारे स्टेटमेंट के अंदर, तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ऐसा निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम आने वाले हैं प्रैक्टिस सवालों पर। हमारे आपको समझ में आ गई दोनों चीजें, पूर्व धारणा और कंक्लूजन। अब इनका कंपैरिजन समझ लो क्या होता है। देखो, कोई भी चीज आपने देखी, मान लीजिए ये एक फिनोमिना हो रहा है, इस फिनोमिना को देखते ही आपके मन में जो पहली चीज बनेगी वो है धारणा। ठीक है, एज पर योर नॉलेज। ठीक है, आप इसको देखते ही अपने मन में एक धारणा बनाते हो कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, वो होती है धारणा। लेकिन निष्कर्ष क्या है? इन सभी तथ्यों को, तर्कों को एनालाइज करके जिस फाइनल रिजल्ट पे आप पहुंचते हो, फाइनल रिजल्ट पे आप पहुंचते हो, वो क्या होता है? आपका निष्कर्ष होता है। ठीक है, तो इस बात को समझना, निष्कर्ष क्या है? धारणा के बाद का स्टेप है। कोई चीज को देखने पर फर्स्ट स्टेप धारणा बनती है, फिर उसको आप एनालाइज करते हो, उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन की टोन को समझ सकते हो कि हाँ, इस टोन में निष्कर्ष सही होगा। चलिए, पहला सवाल आपके पास आ चुका है, सारी कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए, अच्छा सवाल कर लिया होगा आपने, ये आरएस का पीवाईक्यू है। यदि इस पूरे महीने बारिश नहीं होती तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में होंगे। क्या बोल रहा है? अगर इफ डजंट रेन थ्रू आउट दिस मंथ, इस पूरे महीने बारिश नहीं होगी तो अधिकांश किसान संकट में होंगे। पहली पूर्व धारणा, खेती के लिए समय पर बारिश की आवश्यकता है। अब आप खुद सोचो, अगर इस महीने बारिश नहीं हो रही है तो किसान संकट में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि खेती के लिए टाइम पर बारिश की नीड होती है। ये डायरेक्टली रिलेटेड बात है इस पे। ठीक है, तो एकदम स्टेटमेंट सही है। अधिकांश किसान आमतौर पर, अब देखो अधिकांश वर्ड यूज करा, स्टेटमेंट में भी था, आमतौर पर करके इसने थोड़ा सा पुश को कम कर दिया स्टेटमेंट पे। आमतौर पर बारिश पर निर्भर होते हैं, तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा ना पूर्व धारणा में, आमतौर पर, हो सकता है, तो बहुत टेंडेंसी होती है कि वो ठीक हो, क्योंकि वो ज्यादा उस पर जोर नहीं दे रहा और क्या कर रहा है? एक धारणा बनाने की बात कर रहा है। तो ये आपका जो पूर्व धारणा है ये भी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। और डायरेक्टली वो स्टेटमेंट से रिलेटेड भी है कि बारिश पर निर्भर होते हैं, इसीलिए तो किसान क्या हो जाएंगे? संकट में चले जाएंगे अगर पूरे महीने बारिश नहीं होती। तो दोनों मान्यताएं क्या हो जाएंगी? इसमें निहित हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप ना इस स्टेटमेंट के बजाय इन वर्ड्स पे ध्यान दो कि कैसे ये टोन को धीरे कर रहे हैं, कैसे एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं। जब नॉर्मल टोन होगी तो आपकी पूर्व धारणा ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है, अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बहुत ही अलग बात कर रहा है तब अलग चीज है, तब हम उसको गलत कर देंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर रिलेटेड है तो वो पूर्व धारणा सही हो जाएगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा। सवाल क्या कह रहा है? हालांकि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। अब बात को समझिएगा, यानी वो कह रहा है कि हालांकि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। ठीक है, आप समझते हैं पहली पूर्व धारणा है, मोटे लोगों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। क्या ऐसा कुछ बात कर रहा है स्टेटमेंट में? दूर दूर तक ऐसी कोई बात ही नहीं है, मांसपेशियों की बात ही नहीं है। मोटा होने के बाद भी वो तेज दौड़ रहा है, यानी वो बोल रहा है नॉर्मली मोटे लोग तेज नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन ये तेज दौड़ रहा है, ऐसी बात कर रहा है। तो मांसपेशियां कमजोर होती हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, मोटे लोग आमतौर पर, जनरलाइज टोन डाउन स्टेटमेंट, तेज नहीं दौड़ सकते। हाँ, ये एकदम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि मोटा होने के बावजूद भी अगर वो तेज दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आमतौर पर मोटे लोग तेज नहीं दौड़ते हैं, यानी कथन में केवल दो निहित है। अब मैं ये हटा दूं, आमतौर पर मोटे लोग तेज नहीं दौड़ सकते, अब बताओ, अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद ही वो एग्जांपल है कि मोटा होने के बाद भी वो तेज दौड़ रहा है। मोटे लोग तेज नहीं दौड़ सकते, आपने एक 100% वाली बात बोल दी कि तेज दौड़ ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपने आमतौर पर लगा दिया, आपने टोन डाउन कर दिया। टोन डाउन करते ही आपने जो इस स्टेटमेंट की बात है कि मोटा होने के बाद भी तेज दौड़ सकता है, मतलब नॉर्मली मोटे लोग तेज नहीं दौड़ सकते, और वही ये बात कर रहा है। तो सेकंड आपकी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। तो एकदम वर्ड्स पे, एक एक वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें 100% एक्यूरेसी लाना। ठीक है,
चलिए वीडियो को पॉज करो, अगला सवाल आ चुका है और करने का ट्राई करो। चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझने में लगेगा कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं इस सवाल को लेकर लोगों के। भारत में अधिकांश संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। ये ऐसे कह रहा है कि अधिकांश संस्थाएं हैं उन्होंने ये पद्धति अपना ली है कि ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे हम लोग। पूर्व धारणा, हो सकता है, देख लो, हो सकता है, टोन डाउन, मीडियम टोन, यानी कि सही होने की संभावना ज्यादा है। भारत के सभी भागों में परीक्षार्थी कंप्यूटर में दक्ष हो। अगर अधिकांश संस्थाएं भारत में करवा रही हैं ऑनलाइन एग्जाम, तो उन्होंने सोच समझ के ही तो करवाया होगा कि भाई सभी लोग अभी कंप्यूटर में दक्ष हो चुके हैं। दूसरी बात, हो सकता है यूज कर लिया, टोन डाउन कर दी, तो पूर्व धारणा में ठीक करने की संभावना बढ़ गई। ठीक है, ये हटा दूंगा ना मैं जैसे ही कि भारत में सभी लोग परीक्षार्थी में दक्ष हो चुके हैं मान लो लिख दे, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसने लिख दिया हो सकता है, तो सही होने के चांसेस ज्यादा। चलो ये स्टेटमेंट तो समझ में आ जाता है। डाउट होता है यहां पर, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अधिक लोगों के चयन में मदद करती है। अब आप बताओ क्या ये स्टेटमेंट में कहीं टोन डाउन करी इसने? नहीं सर, टोन डाउन नहीं करी। ऑनलाइन पद्धति अपनाने से अधिक अधिक योग्य लोग चयनित होंगे, क्या ऐसा कोई प्रूफ है? मतलब पहली बात तो प्रूफ तो हमें चलो देखना ही नहीं है, पूर्व धारणा की हम बात कर रहे हैं। टोन डाउन नहीं करी इसने। और अब आप खुद सोचो कि एग्जाम चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जो योग्य लोग हैं चयन तो वही होंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि केवल ऑनलाइन पद्धति अपना लेने से योग्य लोग चयनित होंगे, और टोन इसका कहीं डाउन नहीं किया, तो आप क्या मानोगे, इसको गलत मानोगे। अब कई लोग जो है, ये जब ये सवाल आया था तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि भाई ऑफलाइन एग्जाम के अंदर जो है चीटिंग की संभावना ज्यादा होती है, तो योग्य लोग चयनित नहीं होंगे, जबकि ऑनलाइन एग्जाम में संभावना कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा एक्सटेंशन आपने कर दिया। हाँ मैं मानता हूं कि ये चीज ठीक है, लेकिन अगर इसका टोन डाउन होता कि परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों के चयन की संभावना होती है, अगर ऐसा लिखा होता कि संभावना होती है, तो एक बार को आप ठीक भी मान लेते इसको। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पुश करता हुआ स्टेटमेंट है, और इतने ज्यादा कोई हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस नहीं है कि ऑनलाइन अपनाने से योग्य लोग चयनित हुए हों। ऑनलाइन में भी काफी धांधलेबाजी होती रही है। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम, इस पूर्व धारणा को हम सही नहीं मानेंगे। पहली पूर्व धारणा तो सही है ही, उसमें टोन डाउन कर रखी है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पूर्व धारणा एक निहित है। चलिए अगला स्टेटमेंट, ये आप शायद इजीली कर लोगे, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। हाँ जी, देखते हैं। कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए बहुत से बाहर कुछ भी नहीं है। एक मोटिवेटिंग लाइन है कि जो लोग हार्ड वर्किंग, नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो हार्ड वर्क करते हैं फिर भी जॉब नहीं लगी आज तक। अपना दिमाग नहीं, अपना व्यू पॉइंट नहीं, स्टेटमेंट में जो बात बोल दी वो सच है कि जो भी हार्ड वर्क करेगा उसके लिए कोई भी चीज दूर नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो वही पहली चीज कह रहा है, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्डली कथन से लिंक्ड बात है, कर सकता है, टोन इसकी डाउन नहीं है, तो इजीली आप इसको सही मान सकते हो। अब आप सेकंड देखना जरा, जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या ऐसा कहीं लिखा है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में तो कठिन परिश्रम करने वालों की बात की हुई है कि कठिन परिश्रम करोगे तो आपके लिए कोई भी अनअचीवेबल चीज नहीं है। लेकिन जो कठिन परिश्रम नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, यानी रिलेटेड बात नहीं है, नॉन रिलेटेड है। सेकंड वाली पूर्ण क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैसे भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत एक्सट्रीम सा थोड़ा स्टेटमेंट है, और नहीं करने वालों की बात ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इसको हम सही माने। चलिए अगला सवाल, ये जलवायु परिवर्तन वाला सवाल अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल पढ़ लिया होगा आपने। सवाल वही पूर्व धारणा से है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में भारी निवेश करना चाहिए। यानी इसने बताया कि क्लाइमेट चेंज से अगर आपको कॉम्बैक्ट करना है, यानी क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, उससे अगर आपको कॉम्बैक्ट करना है तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। पहली पूर्व धारणा, जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल पूर्व धारणा है, कुछ लोग सही मानेंगे कुछ लोग गलत मानेंगे। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान आवश्यक है। अब जनरली अगर हम देखें तो डायरेक्टली
कहीं समस्या बताया हुआ नहीं है जलवायु परिवर्तन को, लेकिन क्योंकि इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे इसकी तो इसमें वर्ड यूज किया हुआ है कॉम्पैक्ट। तो किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट करना अगर होता है तो उसमें मतलब वो एक प्रॉब्लम है, तभी तो क्या करेंगे हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। दूसरी बात क्या है कि जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा का लिंक दिखा रखा है स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि जलवायु परिवर्तन एक प्रॉब्लम है तभी तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट पहली पूर्वधारणा के रूप में इसको हम बिल्कुल मान सकते हैं। और समाधान तो आवश्यक है। अब आप इस चीज पे भी डिबेट कर सकते हैं कि समाधान आवश्यक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि समाधान करता हुआ दिखा रखा है स्टेटमेंट के अंदर तो इस चीज को हम मानेंगे। और यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि सरकार को भारी निवेश करना चाहिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन एक समस्या है जिसका आपको समाधान आवश्यक। सेकंड पूर्व धारणा इजीली बात है एकदम कि नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग करने से जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी। नॉर्मल सी बात है एकदम कि जो स्टेटमेंट से डायरेक्टली तौर पर संबंधित है तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक हो ही जाएगा और पहला भी क्या हो जाएगा आपका ठीक हो जाएगा, यानी कथन में फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि कई बार ऐसे टॉपिक्स के अंदर जहां पर स्टेटमेंट में जोड़ दिया हुआ है वहां पर हमें कई बार इन चीजों को सही मानना पड़ेगा। और थोड़ी अगर हम इंग्लिश पढ़ लेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट वर्ड यूज किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये यूपीएससी से मैंने उठाया है, इस तरह का सवाल अभी तक आरएएस प्रीलिम्स और एसआई में नहीं आया है जिसमें इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ हो। लेकिन क्योंकि आगे इंप्रोवाइजेशन आरपीएससी लगातार अपने पेपरों में कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा 3-4 लाइन का स्टेटमेंट आपको दे दे रादर देन एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट। तो यूपीएससी में एक सीसेट में आया हुआ सवाल है, वीडियो को पढ़ो। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ये सवाल होते हैं ना स्टेटमेंट वाले, इनके अंदर कई बार ऐसा होगा कि दो स्टेटमेंट आपको सही लगते हुए लगेंगे। अगर कई बार ऐसा है तो इसमें हमें मोर करेक्ट ढूंढना है। ये दो वर्ड याद रखो हमेशा। पहला वर्ड है मोर करेक्ट, यानी कि अगर दो स्टेटमेंट सही भी नजर आ रहे हैं लेकिन उन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है। एक सा मैं एक ऐसा एग्जांपल अभी करने वाला हूं आगे जिसमें दो स्टेटमेंट सही होंगे लेकिन ज्यादा सही जो होगा ना उसको हम मानेंगे। अब हो सकता है कि आरपीएससी बाद में इस सवाल को डिलीट कर दे, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं तो मोर करेक्ट वाले को सही मानने के आरपीएससी जो है उसको आप कुछ नहीं कह सकते। उसने बोल दिया कि हाँ बी वाला मोर करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो वो है। ठीक है, ए वाला भी चाहे करेक्ट हो लेकिन वो कुछ भी आर्ग्यूमेंट देकर इस ए वाले को गलत बता देगा। ठीक है, तो हमें हमेशा मोर करेक्ट ढूंढना है चाहे हमें दो करेक्ट दिख रहे हो तो भी। अब एक चीज मान लो हमें चारों स्टेटमेंट ही गलत से लग रहे हैं कि यार ये चारों में ही वो बात नहीं है जो ये बात कह रहा है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें लेस इनकरेक्ट ढूंढना है। ये दो बातें लिख लो एकदम, मोर करेक्ट और लेस इनकरेक्ट। जब चारों इनकरेक्ट से लग रहे हैं तो सबसे कम गलत कौन सा लग रहा है उसको टिक करना है। जब दो सही से लग रहे हैं तो मोर करेक्ट कौन सा लग रहा है उसको देखना है। अब ये वाला जो सवाल है ना ये लेस इनकरेक्ट वाला ही है। चलो अब वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। हाँ चलिए, आपने सवाल कर लिया होगा। क्या कह रहा है, धर्म के विभिन्न संप्रदायों के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का निर्णय करने के लिए कहा जाए तो धर्म जैसी कोई चीज गलत नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको धर्म को एवेल्युएट करना है और फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको अपना ही धर्म दे दिया तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि अरे धर्म में तो कुछ ही गलत नहीं होता, ऐसा स्टेटमेंट कर रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, लेकिन यदि वे एक दूसरे के धर्म का निर्णय करें, यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं आपको धर्म को एवेल्युएट तो करना है लेकिन मैं आपको दूसरे का धर्म देता हूं, इस दूसरे धर्म को एवेल्युएट करो, तो आप क्या निष्कर्ष पहुंचोगे कि धर्म में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो सही हो। ठीक है, यानी कि इससे ये पता पड़ रहा है कि अगर आपको अपना धर्म देखना है तब तो आपको सब सही लगता है और जब आप दूसरे का धर्म देखते हो तो आपको गलतियां ही गलतियां दिखती है। यानी धर्म के मामले में पूरी दुनिया में या तो सही है या पूरी दुनिया गलत है। ठीक है, या तो पूरी दुनिया आपको सही लगती है या पूरी दुनिया गलत लगती है। अब ऊपर दिए गए गद्यांश में से सबसे तार्किक धारणा क्या बना सकते हो। ठीक है, सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है कि left to be judge his own religion, so there is no such thing in religion that is wrong, and if you are to be judge each other's religion then there is no such thing as a religion that is right। चलिए अब समझते हैं कि इसने क्या क्या पूर्व धारणाएं बनाई। पहली बात इसने बोली कि कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी धार्मिक संप्रदाय का पालन किए बिना नहीं रह सकता। क्या ऐसी कोई बात है स्टेटमेंट में कि आप धार्मिक संप्रदाय का पालन किए बिना रह ही नहीं सकते? नहीं, ये तो धर्म को इवेलुएट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर
गलत, यानी कि नहीं रह सकते ऐसा कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रचार करे, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रचार करो, ये भी सरासर गलत है। ठीक है। तीसरा देखो, धार्मिक संप्रदाय मनुष्य की एकता की उपेक्षा करता है। अब ये बात निकल तो सकती है पर इतना अपीलिंग नहीं लग रहा, तो एक बार इसको मैंने टिक करके आगे बढ़िए कि हाँ ऐसा सच गलत तो नहीं है, कुछ कुछ ऐसी बात तो कर रहा है कि मनुष्य की एकता की उपेक्षा करता है, कि जब आप अपने धर्म को एवेल्युएट कर रहे हो तो आपको सब कुछ सही लग रहा है, दूसरे के धर्म को एवेल्युएट कर रहे हो सब कुछ गलत लग रहा है, मतलब एक ह्यूमन और ह्यूमन में एकता की उपेक्षा कर रहा है धर्म। ठीक है, पर फिर भी इतना मुझे अपीलिंग नहीं लग रहा। अगला पढ़ते हैं, मनुष्य अपने धार्मिक संप्रदाय को ही नहीं समझते। क्या ऐसी कोई बात है इसमें कि आप अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते? नहीं सर, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, गलत। अब आप देखोगे अरे ये क्या हुआ, मुझे तो एक भी अपीलिंग स्टेटमेंट मिला ही नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इवेलुएट किया तो ये देखा मैंने कि ए और बी ये तो सरासर गलत है। डी में भी कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं कि आप अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते, हाँ इसलिए आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो फिर दूसरे के धर्म में आपने सब कुछ गलती क्यों निकाली? उस बात को तो डी स्टेटमेंट इंक्लूड कर ही नहीं रहा। और सी स्टेटमेंट एक नए चीज की बात कर रहा है और हम सिर्फ पूर्व धारणा की बात कर रहे हैं, तो ये पढ़ के एक पूर्व धारणा ऐसी बनती है कि धर्म जो है वो लोगों की एकता की उपेक्षा करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वही चीज है लेस इनकरेक्ट वाला, कि ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली सही नहीं है, लेकिन ये इस गद्यांश के अकॉर्डिंग लेस इनकरेक्ट है। ए बी और डी के अकॉर्डिंग तो हम सी को सही मानेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया लेस इनकरेक्ट वाला कंसेप्ट? चलिए, ये आसान सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। हाँ, अब इसके अंदर हम थोड़ा समझ लेंगे पूर्व धारणा और निष्कर्ष का अंतर भी। सवाल है निष्कर्ष से, ठीक है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नगर आयुक्त ने शहर ए के लोगों से कहा, मेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस शहर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। ठीक है, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया एज एन म्युनिसिपल कमिश्नर, मैंने वहां के लोगों से ऐसे बोला कि मेरा तो फर्स्ट काम यही होगा कि मैं इंदौर की तरह इसको सुंदर बना दूंगा। अब मुझे कंक्लूजन की बात करनी है। शहर ए के लोग शहर की वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है कि जो लोग हैं वो अवगत नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहां पर तो म्युनिसिपल कमिश्नर का विजन बताया हुआ है कि वो आगे बोल रहा है कि मुझे इंदौर की तरह इसको सुंदर बनाना है। सेकंड स्टेटमेंट निष्कर्ष में देखना, आयुक्त ने इंदौर में काम किया है और उन्हें शहरों के सौंदर्यीकरण का अच्छा अनुभव है। तो ये बात ठीक है? नहीं सर, अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि मुझे इंदौर की तरह इसको सुंदर बनाना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने वहां काम ही किया हो सकता है कि मैंने बस वहां के काम से सीख ली है। ठीक है, तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकलता कि आयुक्त ने इंदौर में काम किया ही होगा, यानी ये भी गलत होगा। लेकिन अगर मैं सेम सवाल में यहां निष्कर्ष की जगह लिख दूं पूर्व धारणा, ठीक है, यहां मैं टोन को कर दूं डाउन, कि हो सकता है कि आयुक्त ने इंदौर में काम किया हो और उन्हें शहरों के सौंदर्यीकरण का अच्छा अनुभव हो, ये अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा में जैसे ही मैंने टोन डाउन करी तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन अब इस निष्कर्ष पे तो नहीं पहुंच सकते कि अगर कोई बोल रहा है कि मुझे उसकी तरह काम करना है, उस एरिया की तरह काम करना है, तो वहां आपने काम किया ही होगा। चलिए अगला सवाल, ये आ गया आपका वो सवाल जहां पर हम स्टेटमेंट वाले सवाल के अंदर वेन डायग्राम को यूज करने वाले हैं। मैंने पहले से आपको हिंट दे दी है, अब इस सवाल को आप करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप आपने सवाल करने की कोशिश की होगी। ठीक है, निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। आरएएस बनने के लिए कॉलेज से स्नातक होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, सभी प्रोफेसर गरीब हैं। अब जैसे ही मैं इंग्लिश में गया तो मैंने देखा अरे ये तो मेरी वही वाली लैंग्वेज है, ऑल प्रोफेसर आर पुअर, ये तो वेन डायग्राम वाली लैंग्वेज है। हाँ, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन अगर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को भी मैं ध्यान से पढ़ूं, इन ऑर्डर टू बी अ आरएएस वन मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ? क्या सारे आरएएस ग्रेजुएट होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? क्या इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है ऑल आरएएस आर ग्रेजुएट? इसका मतलब ये है या नहीं है? हाँ सर, इसका मतलब ये है, क्योंकि आरएएस बनने के लिए ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मतलब ऑल आरएएस आर ग्रेजुएट।
सेकेंड स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से वही वाला है, ऑल प्रोफेसर्स आर पुअर। ठीक है, अब प्रोफेसर लोगों को बुरा नहीं मानना है, ऐसे स्टेटमेंटों के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, कुछ भी लिखते हैं वो। सम मैथमेटिशियंस आर प्रोफेसर्स, बिल्कुल वही लैंग्वेज वेन डायग्राम वाली, सम मैथमेटिशियंस आर प्रोफेसर्स। नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, वही वेन डायग्राम वाली लैंग्वेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन, इसने कौन सा कंक्लूजन वैलिड नहीं है इन अबव आर्ग्यूमेंट से वो पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर आपने वेन डायग्राम वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देखिए, वरना यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। पहली लाइन है ऑल आर एस आर ग्रेजुएट, कैसे बनाते थे हम, ऑल आर एस छोटा गोला, ग्रेजुएट बड़ा गोला। ऑल प्रोफेसर आर पुअर, कहीं पे लिंक हो रहा है इससे, नहीं, तो अलग से बनाएंगे सर डायग्राम। ऑल प्रोफेसर्स आर पुअर, याद होगा कैसे बनाते हैं, ऑल प्रोफेसर पुअर, प्रोफेसर छोटा, पुअर बड़ा गोला। सम मैथमेटिशियंस आर प्रोफेसर्स, सम मैथमेटिशियंस प्रोफेसर हैं, यानी प्रोफेसर के साथ सम की कंडीशन बनाएंगे और क्या बनेगी, पॉसिबिलिटीज बनेंगी सर, क्योंकि जो ये मैथमेटिक्स वाला गोला है यह कहीं तक भी जा सकता है, हो सकता है यहीं पर एंड हो जाए ऐसे, हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हो, इनको भी इंक्लूड कर ले, पॉसिबिलिटी है। तो मुझे दिमाग में अपनी पॉसिबिलिटी बनानी है कि सम वाली कंडीशन में पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो मैंने डॉट डॉट से बना ली या फिर दिमाग में बना ली। ठीक है, नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कोई कॉलेज ग्रेजुएट पुअर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ग्रेजुएट का गोला है और जो ये पुअर का गोला है, ये दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी ये इसकी सीमा में ये नहीं आएगा और उसकी सीमा में ये नहीं आएगा। मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी बाहर है, तो मैथमेटिक्स यहां पहुंच सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स का जो पार्ट इसके अंदर आ गया वो वहां नहीं पहुंच सकता, ये मुझे पहले से पता है वेन डायग्राम से। अब मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन वैलिड नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन उसने दिया, सम मैथमेटिशियंस आर नॉट आरएएस। समझो मेरी बात, आरएएस जो है वो ग्रेजुएट के गोले में बंद है। ठीक है, प्रोफेसर नहीं, मैथमेटिशियंस जो है उसका कुछ पार्ट यहां पर अंदर पुअर के गोले में बंद है, और ग्रेजुएट और पुअर में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मैथमेटिशियंस ऐसे जरूर होंगे जो कभी आरएएस नहीं हो सकते, यानी मैथमेटिक्स के गोले का कुछ पार्ट ऐसा जरूर है जो कि आरएएस नहीं हो सकता। एकदम शॉर्ट शॉर्ट कह सकते हो आप ये बात, सिर्फ पॉसिबिलिटी में नहीं, शॉर्ट शॉर्ट कह सकते हो, हर पॉसिबिलिटी में ये वाला एरिया यहां नहीं आ सकता। सेम बात अगर मैं यहां से नॉट हटा दूं और ये लिख दूं कि सब मैथमेटिशियंस आर आरएएस, तो ये सिर्फ इफ मे बी पॉसिबल वाली कंडीशन में ही सही हो सकता है, अदरवाइज सही नहीं होगा। आई होप आपको ये सब बातें याद होंगी वेन डायग्राम वाले के अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है कंक्लूजन, यानी कि, और पूछ रहा है नॉट वाला, तो ये तो नहीं है आंसर। सम आरएएस आर प्रोफेसर्स, देखते हैं जरा, क्या आरएएस और प्रोफेसर इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है, जी नहीं, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। आरएएस को ग्रेजुएट के गोले में बंद किया हुआ है हमने, और प्रोफेसर को पुअर के गोले में बंद किया हुआ है, और ये दोनों गोले आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब आरएएस प्रोफेसर नहीं हो सकता, सम की कंडीशन में भी नहीं हो सकता, इट में भी पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि ये आर्गुमेंट आपका गलत है। इसका मतलब, और इसने गलत गलत कंक्लूजन ही बोला है, तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। आरएएस आर नॉट पुअर, आरएएस पुअर नहीं है, हाँ सही बात है, ये ग्रेजुएट गोले में बंद है, ये पुअर है, इन दोनों का ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब आरएएस और पुअर नहीं है। आरएएस आर नॉट पुअर, और वैसे भी आरएएस की इतनी बड़ी सैलरी होती है, पर्क्स होते हैं, पुअर तो वैसे भी नहीं हो सकता। मतलब वैसे देखना नहीं है, ऐसे तो बहुत से प्रोफेसर आरएएस भी भरे हैं बाद में, तो वो नहीं देखना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है, मजाक की बात थी। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट, प्रोफेसर आर नॉट आरएएस, सर बिल्कुल सही बात है, ये मेरा प्रोफेसर का गोला है, ये मेरा आरएएस का गोला है, यानी सिर्फ इसने एक कंसेप्ट पे ही सारी चीजें लिखी है कि ग्रेजुएट और पुअर का गोला आपस में ओवरलैप अगर नहीं कर सकता, तो ये आरएएस और प्रोफेसर भी आपस में इंटरलैप नहीं कर सकते, यानी ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन भी सही है। मुझे निकालना था नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। दिट इज द ऑथेंटिक क्वेश्चन, जो जिसमें हमें स्टेटमेंट वाली चीजें और वेन डायग्राम वाली चीजें दोनों यूज करी हुई हैं। मतलब सवाल ये वेन डायग्राम वाला ही है, लेकिन लिखा हुआ है स्टेटमेंट वाले की फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको यहां पे इंक्लूड किया है।
चलिए अगला एक आसान सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। हाँ जी, आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा आपने। क्या कर रहा है भाई, फूलों वाला कमरा सुंदर दिखता है। एकदम नॉर्मल सी बात है कि अगर एक कमरा है, इसको मैंने फूलों से डेकोरेट कर दिया तो ये कमरा मुझे सुंदर लगता है। निष्कर्ष, फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, ये किसने कह दिया? अगर ये कमरा फूलों से अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये फूल मैं उगा ही इसलिए रहा हूं कि कमरों में सजावट की जाए ना। नॉट पॉसिबल। ना तो पूर्ण धारणा में भी नहीं बन सकती ऐसी पूर्ण धारणा, निष्कर्ष तो बहुत दूर की बात है। फूलों के बिना कमरा बदसूरत दिखता है, भैया ये किसने कह दिया? फूलों से कमरा अच्छा दिखता है, ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा, उल्टी बात तो भूलनी ही नहीं है ना। जिस चीज के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रखा कि फूलों के बिना कमरा कैसा लगता है, उसकी बात नहीं करनी, गलत। ठीक है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल सही बात है। चलिए, आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, ये भी ऐसा ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा बस सोचने वाली बात है। वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आजकल माता पिता अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए किसी भी उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान में कोई भी शुल्क देने को तैयार है। आजकल एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में कोई भी पैसा देने को रेडी है। ठीक है, चाहे आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, स्टेटमेंट तो यही है। ठीक है, कि लोग जो है तैयार हैं पैसा देने के लिए। माता पिता में अच्छे शिक्षण संस्थान के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक जुनून है। मुझे बताओ, स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको ये जुनून का एहसास हुआ या नहीं हुआ कि किसी भी उच्च स्तर के संस्थान में कोई भी पैसा देने को रेडी है? मतलब क्या है कि हाँ, ये जुनून उनके अंदर आ चुका है। तो जुनून को बताता हुआ स्टेटमेंट है, तो पहला निष्कर्ष आपका निकल जाएगा। आजकल सभी माता पिता बहुत संपन्न है। अब देख लो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सभी माता पिता बहुत संपन्न है। तो अगर कोई फीस भर पा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी माता पिता बहुत संपन्न हो गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि यहां पर उसने सभी यूज नहीं किया था। स्टेटमेंट में उसने बोला था आजकल माता पिता, इसमें 100% माता पिता नहीं आ रहे हैं। आजकल नहीं, जनरलाइज बात है, ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं कंक्लूजन में आया तो उसने सभी वर्ड यूज कर दिए। जैसे ही एक्सट्रीम वर्ड दिखे ना आपको, एकदम अवेयर हो जाओ कि ये तो गलत ही होगा। अगर बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट के अंदर ऐसी बातें हैं, जैसे यहां पर दिख रहा है कि जुनून तो दिख रहा है मुझे कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कोई भी फीस देने को रेडी हैं, पर आप पहले स्टेटमेंट में देखो, कहीं सभी वर्ड यूज किया उसने? नहीं सर, सभी वर्ड यूज नहीं किया। यानी पहला स्टेटमेंट एक्सट्रीम की ओर नहीं जा रहा है और सेकंड स्टेटमेंट एक्सट्रीम की ओर जा रहा है, सभी वर्ड यूज कर रहा है। यानी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ठीक है, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो, देखते हैं बिना कुछ बताए आप इसमें दिमाग लगा पाते हो क्या। हाँ, ठीक है। चलिए, आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। कितने लोगों ने मैंने सवाल किया? नो वन एक्सेप्ट द बेस्ट कैंडिडेट कैन पास द एग्जाम। सम पीपल हु पास द एग्जाम गॉट गुड मार्क्स। सम पीपल हु पास्ड विथ गुड मार्क्स गॉट गुड प्राइजेस। सम, ऑल पढ़ते ही वेन डायग्राम दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, कि वेन डायग्राम से बनाना है। अब पहले स्टेटमेंट से वेन डायग्राम वाला स्टेटमेंट कैसे बनेगा? नो वन एक्सेप्ट द बेस्ट कैंडिडेट कैन पास द एग्जाम, यानी कि बेस्ट कैंडिडेट के अलावा कोई भी एग्जाम पास नहीं करता। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल हु पास आर बेस्ट कैंडिडेट? बताओ, यानी कि बेस्ट कैंडिडेट के अलावा कोई एग्जाम पास नहीं करता, ऑल हु पास आर बेस्ट कैंडिडेट, यानी कि पास और बड़ा गोला बेस्ट कैंडिडेट का। समझ में आ गया ये चीज समझ में आ गई तो यानी आपके दिमाग खुला हुआ है। ये समझ में आना चाहिए अगर मैं बोल रहा हूं अगर बेस्ट कैंडिडेट के अलावा कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकता, मतलब ऑल हु पास आर बेस्ट कैंडिडेट। सम पीपल हु पास द एग्जाम गॉट गुड मार्क्स, यानी कि
पास में सम की कंडीशन लगानी है और गुड मार्क्स देने हैं, गुड मार्क्स। और वही बात, जैसे ही सम की कंडीशन आई, पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं सर कि ये जो गुड मार्क्स हैं ये बेस्ट कैंडिडेट के बाहर भी चले जाए, बिल्कुल पॉसिबल है सर, है ना। सम पीपल हु पास विथ गुड मार्क्स गॉट प्राइजेस, यानी गुड मार्क्स वाले में से कुछ लोगों को प्राइज मिला है। तो ये गुड मार्क्स वाला जो गोला है, इस पे एक और सम वाली कंडीशन है प्राइस की। अब ये प्राइस भी कहीं तक हो सकता है ये प्राइस पास को इंक्लूड कर रहा होगा, पास को तो इंक्लूड करेगा ही क्योंकि इसमें लिख रहा है गुड मार्क्स से जो पास हो रहे हैं उनके लिए, तो ये पास को इंक्लूड करेगा। बेस्ट कैंडिडेट से बाहर भी जा सकता है, ठीक है। ये आपको सब पता है वेन डायग्राम कैसे बनता है। चलिए अब हम समझते हैं कंक्लूजन क्या निकल सकता है। दोज हु पास द एग्जाम गॉट गुड मार्क्स। जरा बताना कि जितने भी बच्चे पास हुए हैं सबको गुड मार्क्स मिले हैं क्या? क्या पास वाले के गोले के अंदर गुड मार्क्स का गोला है? जी नहीं, यहां तो सम की कंडीशन है, केवल कुछ ही पास होने वाले गुड मार्क्स लाए हैं, यानी सर पहला तो आपका गलत है, ये तो आपका गलत है। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स टुक द एग्जाम, क्या सभी बेस्ट कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया था? जी नहीं, वो एग्जाम देने की बात कर रहा है, पास होने की बात नहीं कर रहा। कहीं आप ये देख के समझ लो कि बेस्ट कैंडिडेट गोले के अंदर पास का गोला है, पास होना अलग बात है, एग्जाम देना अलग बात है, एग्जाम देने वालों की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां लिख दूंगा ना ऑल द बेस्ट कैंडिडेट पास द एग्जाम, तो सही हो जाएगा। ऑल दोज हु पास द एग्जाम आर बेस्ट कैंडिडेट्स, वही बात, ठीक है। जितने भी पास हुए हैं वो बेस्ट कैंडिडेट हैं, वो तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, ऑल हु पास आर बेस्ट कैंडिडेट, तो ऑल दोज हु पास द एग्जाम आर बेस्ट कैंडिडेट, सी स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स पास्ड विद गुड मार्क्स, क्या सारे बेस्ट कैंडिडेट अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं? जी नहीं सर, ये जी का गोला बाहर तक है और पास वाले में तो केवल सम की पॉसिबिलिटी है, यानी डी गलत है। और डी तो मुझे सॉरी सी तो मुझे पहले ही सही मिल चुका था, मैंने वैसे ही समझाने के लिए आपको डी स्टेटमेंट भी बताया। अब आप बताओ कि वेन डायग्राम की नॉलेज कितनी जरूरी है। इसलिए मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि वेन डायग्राम खुद तो आएगा ही एक सवाल, इसके अलावा भी बहुत जगह यूज आएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज आप उसको कर लीजिए अगर आपने उसको नहीं किया है तो अभी तक। आखिरी सवाल और हिंट दे दूं, इसके अंदर 2 आंसर सही है और आपको मोर करेक्ट वाला पकड़ना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए करते हैं, यूपीएससी का सवाल है। सभी, चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये वेन डायग्राम वाला है। ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन, ऑल वाली कंडीशन आ रही है, ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन, all athletes who want to win eat a well balanced diet, all वाली condition। therefore all athletes who do not eat a well balanced diet are bad athletes। यानी क्या बोल रहा है ये कि इसने एक निष्कर्ष खुद से भी दे दिया है क्वेश्चन के अंदर कि अच्छे एथलीट्स जो होते हैं, अच्छे एथलीट जो होते हैं वो जीतना चाहते हैं, और जो भी अच्छे एथलीट जीतना चाहते हैं वो एक वेल बैलेंस डाइट लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जो लोग वेल बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं वो बैड एथलीट्स हैं। चलो बना के देख लेते हैं कैसे बन रहा है। ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन, यानी कि ये मान के चलो गुड एथलीट जी ए है, ये वांट टू विन, वांट विन, ठीक है। ऑल जी ए वांट टू विन, ऑल जी ए वांट टू विन, ठीक है। ऑल एथलीट हु वांट टू यानी वांट टू विन ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, तो वही बात इसके ऊपर आ जाएगा आपका बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड डाइट WBD। देयरफॉर ऑल द एथलीट्स हु डोंट ईट अ वेल बैलेंस्ड आर बैड, यानी कि वेल बैलेंस्ड डाइट के बाहर जो भी हैं वो क्या है? बैड एथलीट्स, यानी बैड एथलीट्स। ये WBD, ये बैड एथलीट, और ये गुड, और ये वांट टू विन। चलिए अब देखते हैं। नो बैड एथलीट वांट टू विन, बैड एथलीट और विन, हाँ सर सही बात है ये, ठीक है, मैंने टिक मान लिया कि हाँ सर कि बैड वाला और वांट टू विन वाला आपस में नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में वेल बैलेंस डाइट की जो बात है ना वो वाले ने इसको बाहर कर रखा है, ठीक है। नो एथलीट हु डजंट ईट अ वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट, जो भी एथलीट वेल बैलेंस्ड, एक सेकंड, नो एथलीट हु डजंट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज ए गुड एथलीट, यानी कि कोई भी एथलीट
जो संतुलित आहार नहीं लेता वो अच्छा एथलीट नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हो तो आप गुड एथलीट नहीं हो, संतुलित आहार के बाहर हो आप, ठीक है, गुड एथलीट आप नहीं हो। दूसरी बात भी सही है सर, ये क्या हो गया, एक सवाल में दो ऑप्शन सही कैसे हो रहे हैं। तीसरा पढ़ते हैं, एवरी एथलीट हु ईट्स अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ गुड एथलीट। क्या हर एक एथलीट जो कि वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहा है वो गुड है क्या? नहीं सर, ऑल वाली कंडीशन नहीं है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सम वाली कंडीशन आएगी, यानी कि ये गलत है। चलो कम से कम एक तो गलत मिला। ऑल एथलीट हु वांट टू विन आर गुड एथलीट, जो भी जीतना चाहता है वो गुड है क्या? नहीं। यहां पर भी आप सर ऊपर से नीचे जा रहे हो, यहां पर भी सम वाली कंडीशन ठीक होगी, यानी ये भी गलत है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ए और बी ये दोनों स्टेटमेंट मेरे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सही हो रहे हैं, तो इसमें से कौन सा मोर करेक्ट है। ठीक है, अब जरा दिमाग लगाओ अपना कि जो ये सवाल है इसको आप एक बार वेन डायग्राम से बाहर निकल कर देखना। वेन डायग्राम में आपने समझ लिया कि ए और बी दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। अब हम नॉर्मल स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, जो एथलीट जीतना चाहता है वो अच्छा एथलीट है, जो एथलीट जीतना चाहता है वो संतुलित आहार भी लेता है, यानी तीन बातें कर रहा है ये, डाइट की बात कर रहा है, जीतने की बात कर रहा है और अच्छे एथलीट की बात कर रहा है। और बाद में बोल रहा है कि जो डाइट नहीं लेता वो बुरा एथलीट है। डाइट पे बहुत फोकस कर रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है, यानी अच्छा एथलीट जीतना चाह रहा है, जीतने वाले डाइट ले रहे हैं, जो डाइट नहीं ले रहा है वो बैड एथलीट है, यानी डाइट पे बहुत फोकस है इसका। अब पहला वाला स्टेटमेंट देखना, क्या पहले वाला स्टेटमेंट जो आपका ठीक आ रहा था उसमें डाइट की बात है कहीं पे? उसमें डाइट की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नो एथलीट वांट टू विन, सिर्फ जीतने वाली बात है कि कोई भी बैड एथलीट जीतना नहीं चाहता, डाइट की बात ही नहीं है। और जब भी आपका जो स्टेटमेंट्स है वो डाइट पे अगर इतना जोर दे रहा है तो आपके कंक्लूजन में डाइट का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए बी वाला स्टेटमेंट जो है वो मोर करेक्ट होगा कि संतुलित आहार नहीं लेगा तो अच्छा एथलीट नहीं है। इसलिए समझ में आया कि बी वाला मोर करेक्ट क्यों है। वेन डायग्राम के परिव्यू से अगर हम देखेंगे तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकल के नॉर्मल स्टेटमेंट कंक्लूजन पे आया तो मैंने देखा कि स्टेटमेंट में डाइट पर बहुत ज्यादा फोकस है। इसका मतलब मेरे कंक्लूजन में डाइट वाली चीज जरूर आनी चाहिए, और डाइट वाली चीज ए में नहीं आ रही, बी में आ रही है। इसलिए ए और बी में से अगर मुझे किसी एक को चुनना हुआ तो मोर करेक्ट इज बी। ठीक है, तो हो सकता है कि आरपीएससी इस लेवल तक के सवाल भी आपसे पूछ ले और यूपीएससी ने ये सवाल डिलीट नहीं किया। ठीक है, इवन आफ्टर दोनों ऑप्शन ठीक है, यूपीएससी ने डिलीट नहीं किया क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस में ही लिख के देता है कि हमें मोर करेक्ट चाहिए। ठीक है, और मोर करेक्ट ऐसे ही निकलेगा जिसमें आपका क्वेश्चन की जो मेन बात है वो भी इंक्लूड की हुई होगी। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चर्चा करने के बाद, इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद आपके फंडे काफी क्लियर हुए होंगे कि अब तक जब हम सवाल करते थे तो हम बस अपना नॉर्मल दिमाग ही लगाते थे, हम कोई रूल्स ध्यान नहीं रखते थे कि अगर पूर्व धारणा है तो भी हम सेम देख रहे हैं, कंक्लूजन है तो भी हम सेम देख रहे हैं, जिसमें भी हम केवल वाली चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, स्टेटमेंट की टोन नहीं देख रहे, एक एक वर्ड को नहीं पकड़ रहे, तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप इन सारे गाइडलाइन को देखेंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ सवाल को आप सही करेंगे। मोर करेक्ट लेस इनकरेक्ट वाला चीज भी दिमाग में हमेशा ध्यान रखनी है, जिससे एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बाकी जो दो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं उनकी बात करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट है, फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर कोई सारे टॉपिक से कोई भी डाउट है किसी भी सवाल में जो आपने कहीं भी सॉल्व किया, उसको भी आप हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, उसकी हम एक क्लास में अलग से क्लास करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।